हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है अपनी, उसमें लास्ट दो टॉपिक हैं अपने, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक होगा वो मैं बात करूँगा आइसोबेरिक स्पिन, समभारिक परचक्रण की बात करूँगा। सेकंड टॉपिक जो होगा वो अपना डबलेट मेथड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के में द्विक मेथड। ठीक बात है। पहले वाले के अंदर एक शॉर्ट नोट आ सकता है और सेकंड वाले के अंदर जब अपने आता है तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर फिर बाद में थोड़ी सी अगर मैंने नहीं किया तो अपने बात करेंगे पेरिटी पर एक न्यूमेरिकल आता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं समभारिक परचक्रण। समभारिक परचक्रण या फिर इसको बोलते हैं आइसोबेरिक स्पिन या फिर आइसो स्पिन, आइसो स्पिन बोलते हैं, ठीक बात ना। देखो स्टूडेंट्स से अपन लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक बात ना। अब देखो बात आती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वो लगभग समान होता है, सबको मालूम है। थोड़ा सा वजन जो वेट है वो मास है वो ज़्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। अगर मैं इसके मास की बात करता हूँ तो 1.674 इंटू 10 की पावर सेम आएगी, और इसका आता है 1.672, ठीक है। -27 kg लिखो तो, और इंटू 10 की पावर -27 kg। यानी पहली जो बात है कि दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास क्या है, समान है। इसके बाद में जो सेकंड जो बात आती है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी समान होता है, ठीक बात है ना। दोनों के बीच में इंटरेक्शन, यानी अपन जब न्यूक्लियर फोर्स की जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में समान रूप से न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। इन दोनों निष्कर्षों के आधार पर हाइजेनबर्ग ने एक सुझाव दिया। हाइजेनबर्ग ने क्या सुझाव दिया वो सुनना एक मिनट के लिए। हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं या न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वे एक ही न्यूक्लियन की दो अवस्थाएं हैं। वे क्या बताए, एक ही न्यूक्लियन की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था को न्यूट्रॉन बोल देते हैं और दूसरी अवस्था को क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक बात है ना। उन्होंने ये बताया कि इनकी एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है। इनकी क्या होती है, एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है, जो उसी प्रकार जिस प्रकार अपन स्पिन की बात करते हैं या परचक्रण की बात करते हैं वो उसी प्रकार उसी की भांति होती है। इस नेज गुण को क्या कहते हैं, समभारिक परचक्रण कहते हैं या आइसो स्पिन कहते हैं, ठीक बात है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, निष्कर्ष कैसे निकला है, ये हाइजेनबर्ग ने सुझाव कैसे दिया अपना। तो मैं ये बता, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, दोनों का मास लगभग समान है। फिर बाद में दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया, वो भी क्या होती है, लगभग वो भी समान होती है। इन्हीं के आधार पर हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया, और सुझाव क्या दिया आपके थोड़ा बहुत याद है तो बोलोगे। सुझाव ये दिया कि जो न्यूक्लियन होते हैं, एक आपने न्यूक्लियन ले लिया, एक न्यूक्लियन ले लिया, उसी की दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था को बोल देते हैं न्यूट्रॉन, दूसरी अवस्था को क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक बात है ना। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया था कि न्यूक्लियनों की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है। अरे भाई ये बात समझ आनी चाहिए, डेफिनेशन यहीं से बनती है। आपसे पूछा जाएगा कि इस पर शॉर्ट नोट लिखो, तो क्या लिखोगे कि हाइजेनबर्ग ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने क्या बताया था, एक ही न्यूक्लियन की दो अवस्थाएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियनों की एक आंतरिक स्वतंत्र कोटि होती है जो उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार स्पिन कार्य करता है, परचक्रण कार्य करता है, ठीक बात है ना। न्यूक्लियनों के इस नेज गुण को ही क्या कहते हैं, आइसो स्पिन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपके याद होगी थी, ठीक बात है ना। आइसो स्पिन को अपन आई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। मैंने बताया था ना कि ये स्पिन की भांति ही होती है। बात क्लियर होगी सबके। इसका जो जेड कंपोनेंट है
उसको अगर मैं आई जेड लिखूँ तो ये दिया, ये होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक बात ना। फिर बात आती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए आई जेड है वो +1/2 और न्यूट्रॉन के लिए आई जेड है वो -1/2 होता है। क्या बात क्लियर होगी सबके? फिर बाद में एक बात और होती है कि जो परचक्रण संख्या है या परचक्रण क्वांटम नंबर है या संभारिक परचक्रण क्वांटम नंबर है, ये नाभिक की अन्य क्रियाओं के अंदर क्या रहती हैं? संरक्षित रहती हैं, कंजर्व रहती हैं, ठीक बात ना। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। शुरुआत में आपने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास समान और इनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं भी समान। इसके आधार पर हाइजेनबर्ग ने क्या सुझाव दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ही न्यूक्लियन की दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। पहला ना आपने याद कर दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ही न्यूक्लियन की दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, याद हो गया। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियनों की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है जो कि परचक्रण के समान ही होती है, स्पिन के समान ही होती है। न्यूक्लियनों के इस नेज गुण को ही क्या बोलते हैं? आइसो स्पिन बोलते हैं, संभारिक परचक्रण बोलते हैं। संभारिक परचक्रण का मान है वो क्या होता है? आई जो है वो क्या होता है? 1/2 होता है। इसका जेड कंपोनेंट क्या होता है? +-हाफ होता है। फिर बाद में बात करते हैं कि प्लस यानी प्रोटॉन। अगर आपने आई जेड का मान +हाफ लिया यानी ये किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए है, और माइनस वाला है वो किसके लिए है? न्यूट्रॉन के लिए है। फिर बाद में मैंने बात किया कि परचक्रण क्वांटम नंबर है या फिर आइसोस्पिन क्वांटम नंबर जो है वो नाभिक की अन्य क्रियाओं में क्या रहती है? संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ डबलेट मेथड। आगे है डबलेट मेथड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले बोल चुका हूं, इसमें अगर केवल आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा कि यूँ आता है इसमें कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की द्विक विधि को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक बात ना। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ डबलेट मेथड यानी द्विक विधि क्या है। द्विक विधि क्या है? तो जो कई बार क्या होता है कि कई परमाणुओं का द्रव्यमान लगभग जब समान होता है, द्रव्यमान लगभग समान होता है तो उसको द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जब देखते हैं तो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करके अपन क्या करते हैं? परमाणुओं का द्रव्यमान फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक द्वीप का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने जैसे ये दे दिया N214 और एक दे दिया CO, C का 12 होता है, O का 16 होता है, ये दे दिया। इसका मास कितना है? 14 × 2 28 और इसका कितना 12 और 16, इसका कितना हो जाएगा 28। तो देखो जिन परमाणुओं के लिए M/Ne का मान लगभग क्या होता है? समान होता है, उन पर अपन ये मेथड काम में लेते हैं, ठीक बात ना। जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इनको देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं तो दो अलग अलग लाइनें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करके अपन क्या करते हैं? इनका मास फाइंड आउट करते हैं। तो ये द्विक का मतलब समझ में आ गया होगा, दोनों समान है तो ये एक द्विक बन गया, ठीक है। ऐसे आप और भी कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, ये लिखा O216, अच्छा, फिर बाद में सल्फर, ये कर लिया 32, इनका भी तो सेम ही है 16 × 2 32, और ये क्या 32 है ही है अपना। बात समझ आ गई सबके? तो इस प्रकार से अपन कर लेते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इस पर 2+ होता तो यहाँ आप कर देते 28/2 बराबर क्या हो जाता आपका? 14 हो जाता। लेकिन मैंने प्लस क्या लगाया है? एक ही लगाया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखो अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल के द्वारा इसको आपको समझाते हैं। न्यूमेरिकल देखो याद नहीं रहता तो न्यूमेरिकल में देखता हूँ बुक में, और बुक में आपको दे रखा है भाई किस प्रकार का क्या न्यूमेरिकल है, ये कोई बात नहीं होती है। ये एग्जाम्पल नंबर 25 है, कोई आप दूसरा लेना चाहो दूसरा ले सकते हो। इसमें द्विक दे रखे हैं, एक दे रखा है H2 और -H2, ठीक बात है।
इसके बाद में दूसरा दे रखा है H3 2 प्लस माइनस C12 प्लस प्लस, ठीक बात है। इसके बाद में तीसरा जो दे रखा आपको वो ये दे रखा है C12 H4, ये दे दिया, और यहाँ प्लस है माइनस O16 और ये प्लस दे दिया। फिर बाद में आगे लिखा है में द्रव्यमान अंतराल क्रमशः है, द्रव्यमान अंतराल क्रमशः है। इसका अंतराल तो ये जो डिफरेंस है ये मान लिया A है, क्या मान लिया, चलो मैं लिख देता हूँ, अलग लिख देता हूँ। क्रमशः पहले वाले का जो अंतराल है वो आपको दे रखा है A बराबर, ये 10⁻³ AMU में है 1.54 at 25। दूसरे वाले का अंतर है वो आपको दे रखा है B बराबर B इक्वल टू 42.3065। इसके बाद में तीसरे वाला का दे रखा है C बराबर 36.3 at 594, ये दे रखा है। और साथ साथ ये भी दे रखा है कि C12 है उसको लेना 12 AMU, ये लेना नहीं हो आप खुद भी ले सकते हो, गिवन नहीं हो तो खुद भी ले सकते हो। फिर इनकी जो वैल्यू है किस में है, AMU है -3 AMU। ये मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आपको गिवन होगा। इसके साथ भी मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ AMU, इसके साथ भी 10⁻³ AMU। अब बात यह है कि ये जोड़ बाकी से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको करना कैसे है, ठीक बात है। पहले ये बात समझ आ गई, ये आपको यहाँ गिवन है, अगर गिवन नहीं होए तो भी आप इसको खुद लिख सकते हो कि C12 इक्वल टू क्या होता है, 12 AMU होता है, ये डेफिनेशन है AMU की। फिर बाद में अपन करते हैं माना, इसके अंदर जो H1 है उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कैपिटल H, और H2 कौन होता है, ड्यूटेरियम, तो D लिखा। फिर बाद में ये भी H2 है, फिर बाद में C12 है तो उसका लिखो तो लिख दो, या फिर C12 की जगह ये लिख देता हूँ, तो C12 के आपका 12 AMU। फिर बाद में कौन आ गया, O16 की जगह मैं क्यों लिखूंगा, O लिखूंगा। बात समझा गई। ये अपनी सुविधा के लिए लिखा है कि H1 की जगह H लिखूं, H2 की जगह D लिखा, ये लिखा, ये अपने के गिवन है और अपने याद भी है। तो चलो पहले वाले में आओ। फिर एक बात ध्यान देनी है, ये अंतराल किसके बराबर है, इसके बराबर है। ऐसे ये अंतराल किसके बराबर है, इसके बराबर है, गिवन है। ये अंतराल किसके बराबर है, इसके बराबर है। बात समझ आ गई। तो आओ देखो यहाँ से, यहाँ मैं बात करता हूँ, देखो H1 की जगह लिखा मैंने, H1 की जगह लिखा H, फिर ये कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ कर दिया 2, हो गया क्लियर सबके। फिर बाद में माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर H2 है तो H2 की जगह क्या लिखूंगा, D, ये क्लियर हो गया सबके। फिर बाद में ये किसके बराबर होना चाहिए, ये स्मॉल a के बराबर होना चाहिए, ये रहा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद में यहाँ आओ, यहाँ पर है H2 यानी D, और यहाँ पर क्या लगा, 3 लगा रखा, तो ये लिखा 3, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर बाद में बीच में माइनस है तो माइनस C12 की जगह मैं ये लिख दूं, तो ये लिखा 12। फिर बाद में हो, इस पर 2 प्लस है तो यहाँ बट्टा में 2 आ जाएगा, 3 प्लस होता तो अपॉन में 3 करता। ये किसके बराबर है, B के बराबर है, ये रहा B के बराबर है। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, ये 2 हो गई। इसके बाद में थर्ड वाले यहाँ से आओ, ये C12, तो C12 की जगह लिखा 12। फिर बाद में H1 की जगह ये प्लस आएगा, प्लस H लिखा, और कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4H। अरे 12 कैसे आया, ये समझ आ गई ना बात मेरी। C12 वो किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, और अपनी याद भी है। ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर बाद O16, O की जगह क्या माना है, O, और ये किसके बराबर है, C। ये इक्वेशन 3 आ गई। देखो मूल जो बात है वो तो है ये, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे कोई मतलब नहीं है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 2H कैसे लिखा, इस H की जगह तो H और 2 है तो 2H, माइनस की जगह पर माइनस, और ये D है तो D।
बात समझ आ गई। ये किसके बराबर है, ए के, यहाँ वो H2 की जगह D और 3 है तो 3D। फिर बाद में C12 की जगह क्या लिखा 12, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 प्लस ऊपर, इसलिए 2 आ गया। बात समझ आ गई। इसके बाद में यहाँ से क्या लिखूँ, C12 की जगह लिखा 12, फिर इसके साथ ही ये है तो ये प्लस में, और प्लस में कितना है 4H, क्यों H की जगह पर तो H1 की जगह H और 4 है तो 4H, फिर बाद में माइनस और ये लिखा वो लिखा। अब इसके आपके पास में 3 इक्वेशन है और 3 ही वैल्यू निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे क्या निकालते हैं। सबसे पहले समिंग इक्वेशन नंबर 2 से आ जाओ आप, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या जाएगा आपका 3D इक्वल टू B प्लस 6, या फिर यहाँ से क्या जाएगा D इक्वल टू B/3 प्लस 2, और B का मान दे रखा है, ये वैल्यू पुट करो, आप आंसर प्राप्त करो। जैसे 42.3065 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या लिखूँ, अपॉन में 3 है और प्लस 2 ये चल रहा अपना। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से सबकी, बात क्लियर हो तो ये आप आसानी से जोड़ बाकी कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है ना। तो ये अपना पहला आंसर आ चुका है, इसका गुणा भाग आप खुद करोगे भाई। इसके बाद D आपके पास में हो चुका, तो ये H भी तो निकल सकता है। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखूं, 2H इक्वल टू आपके पास में आएगा D प्लस ए, और D की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, D की वैल्यू दे रखी है B/3 प्लस 2 प्लस ए। हो गया क्लियर सबके। तो देखो ये आ जाएगा आपका H बराबर, यहीं से हम H बराबर आ जाएगा B/6 प्लस A/2 प्लस 1, तो इससे निकाल दोगे। सेम ऐसे ही आप थर्ड वाले से O की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक बात ना। ये आपका एक एग्जाम्पल हो चुका है, और परीक्षा में अगर आएगा तो केवल एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तरीका क्या हो सकता है, तरीका ये हो सकता है कि वो ये पूछे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर द्विक विधि को उदाहरण द्वारा समझाओ, तो आप एक एग्जाम्पल भी याद रख के लेके जाना। एग्जाम्पल में ये वैल्यू मत याद करना 42 पॉइंट ये, ठीक बात ना। आप केवल ऐसे याद कर लेना, जैसे एक एग्जाम्पल तो ये होगा, यहीं से बात करूँ, एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी O2 16 प्लस -S32 प्लस, तो ये होगा एक एग्जाम्पल। दोनों 32 है तो इसका A कर लेना, फिर बाद में दूसरे का ऐसे कर लेना। इस टाइप के 3 एग्जाम्पल आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करता हूँ। मेरे याद नहीं है कि मैंने पहले करवाया है नहीं करवाया है, करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करवाया तो आज समझ लो भाई। मैं शुरुआत में बात की थी कि पेरिटी पर एक न्यूमेरिकल आता है, किसकी बात की मैंने, समता या फिर पेरिटी। पेरिटी पर एक न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और पेरिटी फाइंड आउट करते टाइम ये बात की होगी कि पेरिटी केवल स्मॉल एल पर डिपेंड करती है, ठीक बात ना। पेरिटी का मान केवल कक्षीय क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है, सबके याद है। तो उसको ऐसे लिखा होगा, अगर किसी न्यूक्लियन की मैं लिख देता हूं, किसी न्यूक्लियन की कक्षीय क्वांटम संख्या L हो तो जो पेरिटी है या फिर समता है P बराबर दी जाती है -1⁻L, ठीक बात है। अगर बहुत सारे न्यूक्लियन हो तो देखो भिन्न भिन्न न्यूक्लियनों की जो ऑर्बिटल नंबर है L1 L2 L3 इस टाइप की हो तो टोटल पेरिटी P बराबर क्या हो जाएगी, -1 पहले वाले की L1, दूसरे वाले की L2, तीसरे वाले की L3, चलता जाएगा। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1⁻L1 प्लस L2 प्लस L3। ये बात आपने याद कर रखी है। इसके बाद देखो आप ये याद कर सकते हो कि जब पेरिटी नॉर्मली जब पेरिटी निकालते हैं
तो केवल किसी परमाणु या किसी नाभिक की पेरिटी निकालते समय केवल उस न्यूक्लियन की पेरिटी निकाली जाती है जो ओड नंबर में है। ओड नंबर समझते हो, विषम संख्या वाले के लिए। इसके लिए भी मैं बुक से एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल की जगह आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो मैं करना चाहो तो। जैसे एग्जांपल नंबर आपको 18 दे रखा है। एग्जांपल नंबर 18, इसमें आपको पेरिटी निकालनी है 3Li7 और इसके ब्रैकेट में ले रखा है 1p3/2। ध्यान हो तो ये लिखने का तरीका क्या है, NLJ, यह मुख्य क्वांटम संख्या L और ये आपका क्या है, J है। J क्या होता है फाइंड आउट किया था न्यूक्लियस सेल मॉडल के अंदर। आपको यहां पर ये दे दिया, अगर ये नहीं दिया गया हो तो आप न्यूक्लियस सेल मॉडल के द्वारा खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें अपन ने बात की थी कि पहले दो 1s1/2 में जाएंगे, फिर बाद में बात की थी कि जो 1p है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे बात की थी, जिसमें पहला जाएगा 1p3/2 और 1p1/2, ऐसे अपन ने बात की थी। तो चलो अब इसमें देखो फाइंड आउट करना चाहो तो इसमें जो ओड नंबर है वो ये है। एक बार दोबारा सुनो, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 और प्रोटॉन कितने हैं, थोड़ा गलत हो गया, न्यूट्रॉन है 7 - 3 = 4 और प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। तो अपन इसके लिए जे नहीं निकालेंगे, ठीक बात नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये तो छोड़ दो, अपन इसके लिए निकालेंगे। यानी प्रोटॉन 3 है, तीसरा प्रोटॉन कहाँ जाएगा, 2 तो यहाँ चले जाएंगे, तीसरा यहीं तो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा, ये तो लिखा हुआ है। अरे ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखा, तो आप न्यूक्लियस सेल मॉडल के द्वारा दोबारा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो विषम संख्या में प्रोटॉन है तो आप 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस सेल मॉडल के अंदर रखो, तो 2 तो यहाँ जाएंगे, एक यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ इसने सही तो लिखा है। अब मैं बात करता हूँ पेरिटी निकालने की बात करता हूँ। इसकी जब बात करते हैं तो L का मान क्या है, L का मान है वो ये है P। तो अपन लोग जानते हैं, देखो S P D F, इसके लिए क्या होता है L का मान 0, P वाले के लिए 1 2 3, ये पढ़ा हुआ है आपका। तो यहाँ L का मान क्या है, 1 है, तो आपकी पेरिटी कितनी आ जाएगी, पेरिटी P बराबर -1 की पावर L ही तो होता है, तो ये -1 की पावर 1 और ये आ गया -1, और -1 होने का मतलब है पेरिटी क्या है, ओड है। तो बात याद हो गई होगी। एक बार दोबारा देखो, एक सेकंड, ये बीच में ये क्या बता दिया मैंने, ये एक्स्ट्रा बात थी थोड़ी समझने के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था इसमें ऐसा, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 1p3/2 लिखा हुआ था, और 1p3/2 आया है न्यूक्लियर सेल मॉडल से आया है। एक न्यूमेरिकल और कर देता हूँ, ये पेरिटी आ चुकी है भाई इसकी। इसमें देखो एक लिखा ड्यूट्रॉन लिखा हुआ है, और ड्यूट्रॉन के लिए जो मूल अवस्था है L बराबर 0 दे रखी है अगले ने, और इसने ये एग्जाम्पल नंबर 19 बात हो रही है ड्यूट्रॉन की 1s2 की, मूल अवस्था कौन सी दे रखी है, L बराबर 0। अच्छा नाभिक के J का मान दे रखा आपको 1। अब देखो मूल अवस्था की पेरिटी क्या है, क्वेश्चन है मूल अवस्था की पेरिटी क्या है, यह आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको J दे दिया तो J के अकॉर्डिंग चलो, तो सबसे पहले एक ही बात याद आनी चाहिए कि पेरिटी की जो वैल्यू है वो केवल स्मॉल l पर डिपेंड करती है, J पर डिपेंड नहीं करती है। बात याद होगी, यानी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, रोल किसका है, केवल इसका है। अब बात आती है कि अपन P बराबर क्या करें। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 1s2 की बात करता हूँ, तो इसमें न्यूट्रॉन भी 1 है, 2 - 1 = 1, और प्रोटॉन भी क्या है, 1 है। थोड़ी देर पहले अपने बात की थी कि अगर अपन ओड का निकालते हैं, दोनों ओड हैं, दोनों ही तो ओड हैं, तो पेरिटी दोनों के कारण निकालो, ठीक बात ना। अब बात करते हैं यहाँ L1, इसके लिए बात कर लेता हूं, तो वो भी 0 आपका, और L2 है वो भी क्या है, 0 है। तो पेरिटी बराबर क्या हो जाएगी, P बराबर -1 की पावर L1 + L2, और ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 0 + 0,
इक्वल टू ये आ जाएगा 1, और ये पैरिटी क्या है, इवन पैरिटी है। बात क्लियर होगी सबके? एक बार दोबारा समझो, ये 2 बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों ओड हैं इसलिए 2 बार करना पड़ा। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई यूनिट के साथ मिलता हूँ जल्दी ही। थैंक यू, धन्यवाद।